नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। गोस्वामी तुलसीदास की एक प्रसिद्ध चौपाई है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश दो और खुद उस पर अमल न करो। अमेरिका का भारत और पाकिस्तान के प्रति रवैया कुछ ऐसा ही है। वो खुद तो पाकिस्तान को आतंक का अड्डा मानता है और भारत को नसीहत देता है कि पाकिस्तान से दोस्ती के लिए बातचीत करो। पुंछ में पाकिस्तान सेना की हरकत के बाद भी अमेरिका यही राग अलाप रहा है, जबकि पाकिस्तान में अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हाफिज सईद खुलेआम धमकी दे रहा है कि वो दिल्ली पर जल्द ही आतंकी हमला कराएगा। हाफिज सईद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के लाहौर में है। अमेरिका ने लाहौर से अपने कॉन्सुलेट के गैर जरूरी कर्मचारियों को घर वापस भेज दिया है, क्योंकि उसे आतंकी हमले का डर सता रहा है। अमेरिकी नागरिकों को पाकिस्तान न जाने की हिदायत भी दी जा चुकी है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या अमेरिका अब पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र मानने लगा है? फिर वो भारत को पाकिस्तान से बातचीत की नसीहत आखिरकार क्यों दे रहा है? पुंछ हमले पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के अफसोस जाहिर करने के ठीक 15 घंटे बाद ही पाकिस्तान में भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला गया। ईद के मौके पर कराची में हजारों की भीड़ को उकसाने के इरादे से पहुंचे मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने दिल्ली में सबसे बड़े आतंकी हमले की नई धमकी दे दी। हाफिज सईद ने कहा, जिहाद को सिर्फ दूसरे मुल्कों तक सीमित न रखकर भारत में भी जोर शोर से फैलाना चाहिए। जैसे हालात हैं, उनमें दिल्ली में 2000 जैसा हमला करना बेहद जरूरी है। इस हमले को कोई रोक नहीं सकता। हाफिज ने सीधे सीधे 2000 में लाल किले पर हुए हमले की तर्ज पर दिल्ली को धमकाने के खौफनाक इरादे जाहिर किए, जिसकी पुष्टि भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने कर दी है और दिल्ली पुलिस को अलर्ट रहने को कहा है। हाफिज सईद ने दिल्ली में आतंकी साजिश रचने की धमकी दी है। आईबी ने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा है, जिसमें यह बात कही गई है कि हाफिज सईद दिल्ली में लाल किले पर कभी भी आतंकी हमला कर सकता है। इसी वजह से लाल किले पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहां पर सिक्योरिटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये वही हाफिज सईद है जिसके ऊपर मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है और जिसे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेहद करीबी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद तारिक अजीम ने इंडिया न्यूज पर टुनाइट विद दीपक चौरसिया में पाकिस्तान का समाज सेवी करार दिया था। एक आदमी ओपनली घूम फिर रहा है पाकिस्तान में, ओपनली अवेलेबल है लोगों के सामने। अगर 10 मिलियन की अमेरिका को पहुंची है तो क्यों नहीं उसको उठा के ले जाते? नहीं, आप तो कहते थे ओसामा बिन लादेन भी वहां पर नहीं मौजूद है, वो भी अहमदाबाद में ही मिला। वो भी अहमदाबाद में मिला। अब तो ओसामा बिन लादेन का किसी को नहीं पता था, लेकिन ये बंदा तो सामने फिर रहा है, घूम फिर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, आखिर दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले नवाज शरीफ के ताजा बयान पर कैसे भरोसा करे हिंदुस्तान? पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका वहां की मिलिट्री पर कोई कंट्रोल नहीं है। यही बहुत पेचीदा बात है वो। और उनकी हम मनसा को अगर छोड़ भी दें तब भी अब देखिए यही थे नवाज शरीफ साहब। कारगिल का युद्ध तो इन्हीं के समय हुआ। जिस प्रकार की हरकत उन्होंने की और खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है, उससे साफ पता लगता है कि जब भी कभी वार्ता के बाद नवाज शरीफ साहब कहते हैं तो वो केवल आंख में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान की नीति और नीयत ऐसी नहीं दिख रही कि उसके साथ बातचीत की जाए। खुद अमेरिका मान चुका है कि पाकिस्तान में आतंकवादी बेलगाम हैं। आतंकी हमले का खतरा भांपते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने दूतावास और लाहौर में अमेरिकी कॉन्सुलेट की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। अमेरिकी कॉन्सुलेट में रोजमर्रा के काम देखने वाले अफसरों और कर्मचारियों को घर लौटने को कह दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को आगाह कर दिया है कि वो पाकिस्तान जाने का ख्याल फिलहाल अपने दिल से निकाल दें। लेकिन वही अमेरिका चाहता है कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या अमेरिका आतंकवाद को लेकर दोहरा मापदंड अपना रहा है? अब ये भारत सरकार को सोचना है कि वो अमेरिका की नसीहत माने
या फिर अमेरिका की तरह अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करे? उसको चूहे की बिल से निकाल करके और उसका वही हश्र करे जो कि ओसामा बिन लादेन का हश्र अमेरिका ने किया था। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने की छूट देकर पाकिस्तान ने संकेत दे दिया है कि उसके इरादे बिल्कुल नहीं बदले हैं। पाकिस्तान का इतिहास भी यही बताता है कि उसके हाकिम जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो उनकी आस्तीन में दुश्मनी का खंजर छिपा रहा है। सरहद पर और सरहद के पार जो हालात हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान फिर किसी भी पल हिंदुस्तान की पीठ में खंजर भोंकने की साजिश रच रहा है। अभय पाराशर के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान के मसले पर अमेरिका भारत को नसीहत दे रहा है, लेकिन खुद लाहौर से अपने गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुला रहा है। तो फिर भारत पर बातचीत का दबाव क्यों, और भारत क्यों बातचीत करे पाकिस्तान से? इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी शीतल राजपूत है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलों पर खास नजर रखती हैं। स्कंद रंजन तायल साहब, जो कि एक्स एम्बेसडर हैं, फॉरेन सर्विसेज से जुड़े रहे हैं। मैं हमारे साथ RSN सिंह साहब हैं, एक्स रॉ ऑफिसर है। चूंकि हाफिज सईद का जिक्र होगा इसलिए उनसे इनपुट लेना बेहद जरूरी होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगी मीनाक्षी लेखी। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से जुड़ गए हैं मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे, हाफिज सईद ने आज एक बार फिर से आतंकी धमकी दे दी। आज बकायदा ईद की प्रेयर्स में गया, नमाज में गया, खुलेआम बोला, भारत को धमकी दी। ऐसे में पाकिस्तान उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप अपने पड़ोसी और दोस्त मुल्क को धमकी दे रहे हैं और आतंकी हमले की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बातचीत भी चाहते हैं। के खिलाफ अब तक कोई ऐसे सबूत बरामद नहीं किए जिसकी बुनियाद पर हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती। इससे पहले भी उनको डिटेन किया गया था 15 हमलों के बाद, तो पाकिस्तान की अदालत ने उनको रिलीज कर दिया था। अब जो हाफिज सईद के ताजा तरीन बयान, इस पर हुकूमत पाकिस्तान किसी मुनासिब वक्त पर जवाब दे सकती है, और वो उनको हाफिज सईद के जो बयान है उसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उसकी बुनियाद के ऊपर हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। आतंकी हमले की धमकी देना भी आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मांगेंगे कि दिल्ली के लाल किले पे मैं आतंकी हमला करूंगा? देखिए, बात करने से तो हमला नहीं हो जाता ना। या तो कुछ करेंगे तो तब आप कहेंगे कि नहीं इन्होंने कुछ किया है। ऐसी बातें करने से और आतंकी हमला करने से जो लोग हमला करते हैं वो इसमें ऐलान करते नहीं फिरते। लेकिन हाफिज सईद तो ऐलान भी करता है और हमला भी करता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। हाफिज सईद नहीं, हाफिज सईद पे अगर हमला करना होगा तो वो कभी भी। लगता है वरिष्ठ पत्रकार मोहसिन रजा का हमारे पास ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन एम्बेसडर तायल, बड़ा सवाल यहां पर कि क्यों बचाव की मुद्रा में आ जाता है हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान? उनके पत्रकार भी उसको बचाने लगते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सरकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी उनको बचाने लगते हैं। और कल तारिक अजीम साहब, जो कि नवाज शरीफ के बेहद करीबी सीनेटर है, उन्हें तो यहां तक कह दिया कि आपके यहाँ हाफिज सईद जहर, हमारे यहाँ हाफिज सईद जहर उगलता है, आपके यहाँ मोदी, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पाकिस्तान, जहां तक हाफिज सईद का सवाल है, वो बिल्कुल एक नकारने की वातावरण और स्थिति में हो गया है, और कुछ इस तरह उनको खुली छूट वहां पर दे दी गई है। पहले तो वो लश्कर तैयबा के हेड थे, लश्कर तैयबा बैन हो गया तो उन्होंने जमात दावा शुरू कर दिया। पर ये जमात दावा कुछ चैरिटी का काम पूरे पाकिस्तान में इधर उधर करता है, और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की एजेंसीज भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, तो थोड़ा सा उसको पॉपुलर सपोर्ट है। और ये जो पाकिस्तान के और लोगों को समझाना चाहिए अपनी जनता को कि भाई ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, और जो भारत के लिए जो जहर उगलते हैं उससे दोनों देशों को बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मुश्किल है।
क्योंकि अगर पाकिस्तान के संबंध भारत से अच्छे नहीं होंगे तो कैसे उनका देश आगे बढ़ेगा, कैसे उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, कैसे उनका देश आगे बढ़ेगा। शक्ति सिंह गोयल साहब, जिस तरह की धमकी आज हाफिज सईद ने दी है और जिस तरह के कंपैरिजन वहां के नेता कर रहे हैं भारत के नेताओं से हाफिज सईद का, मेरा पहला और सीधा सवाल, क्या कांग्रेस की लेड यूपीए 2 सरकार बातचीत ठुकराकर दुनिया से अपील करेगी कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित किया जाए? देखिए दीपक जी, कुछ बातें हमें बहुत गौर से सोचनी भी होगी। अभी जिससे जो गेस्ट आपके थे, जिससे आप बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान से कह रहे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है। कानून पाकिस्तान का भी हो या हमारे देश का हो, आप किसी को धमकी देते हो वो इंडियन पिनल कोड के तहत और पाकिस्तान के कानून में भी एक गुनाह बनता है। आप करो तब गुनाह नहीं, बोलना भी गुनाह होता है। तो आप देख सकते हैं वहां क्या हालात है। आतंकी जो है वो कहीं हद तक सरकार को भी वहां दबाते हैं, कुछ लोगों का भी, उनको फासिस्ट लोग सब जगह जिंदा रहते हैं। मैं मानता हूं, मैं आपको ये बात करना चाहूंगा कि हमें अगर गौर से देखें, कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा के मामले में राजनीति नहीं की है। आपको मैं याद दिलाऊं, यूपीए आने से पहले एनडीए की बीजेपी हेड करती थी, ऐसी एक सेंट्रल में गवर्नमेंट थी। फरवरी 1999 लाहौर में एक ट्रीटी साइन हुई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। बस में बैठ के फरवरी 1999 में हमारे नेता उधर गए, प्यार की बातें हुई और क्या हुआ? कारगिल में हमारी भूमि में पाकिस्तान के सैन्य हमारे यहां घुस गया। उसके बाद क्या हालात हुए हम जानते हैं। हमारे सैन्य ने क्या कुछ खोया, क्या पाया, हम सब जानते हैं। उसके बाद कम से कम सबक लेना था। मुशर्रफ को सब डिक्टेटर कहते थे, दुनिया का कोई कंट्री मुशर्रफ को अपने वहां नहीं बुलाते थे। उस वक्त में आगरा में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गवर्नमेंट ने मुशर्रफ को बुलाया। सुषमा जी ने झुक झुक के सलामी की। आप लोगों ने, मीडिया ने इसको बहुत अच्छी तरह से आवाम के सामने दिखाया था। इसके बाद क्या हुआ? हमारे यहां से आतंकवादी प्लेन हाईजैक करते हैं, हमारे यहां फ्यूल लेने के लिए रुकता है प्लेन, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। कांधार से जाके हम आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं। कांग्रेस ने उस वक्त भी कोई पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन करने की बजाय राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बीजेपी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसको भी कहा कि आपको जो उचित लगता है राष्ट्र के हित में चाहिए। आप जानते हैं बांग्लादेश की सरहद पे हमारे बीएसएफ के 16 जवान को मार दिया गया। किसका ऑर्डर था? होम डिपार्टमेंट से। तो ऐसी बहुत गलतियां बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गवर्नमेंट करती रही। आज आप देखिए, हिंदुस्तान को मैं जरूर मानता हूं कि हिंदुस्तान को नुकसान होगा, उससे कई गुना ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा अगर रिश्ते ठीक नहीं रखे। अगर रिश्ते ठीक नहीं रखे हैं, लेकिन मीनाक्षी लेखी जी बीजेपी से जुड़ी हुई है। मीनाक्षी लेखी जी जो कहा है, एक एक करके 3 गलतियां गिना दी एनडीए सरकार की। मुशर्रफ को आगरा बुलाना गलत था, लाहौर में शांति समझौता गलत था क्योंकि उसके बाद कारगिल हुआ, और तीसरा कंधार में आप आतंकवादियों को छोड़कर आए। लेकिन कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं की। आप राजनीति कर रहे हैं, यह आरोप है आप पर। मैं आज का अपहरण हुआ था तो उसमें 100-150 से अधिक जो लोग थे वो आम भारत की जनता थी और उनकी जिंदगी बचाना, महसूस रखना एनडीए की सरकार ने अपनी ड्यूटी समझा और उसके तहत जो भी काम किया। लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबकी आग्रह से विचार जानकर उसके बाद सर्वदलीय बैठक के जो आदेश थे उसको सरकार ने पूरा किया। तो उस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के नुमाइंदे भी शामिल थे। पहला है तो अब आप मेरे को बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए, ये सब रिकॉर्डेड चीजें हैं जनाब, मैं आपकी तरह नहीं हुआ कच्ची पक्की बात नहीं करती। दूसरी बात सुनिए, गुलाम नबी आजाद जो इनके हेल्थ मिनिस्टर है इस समय, उनके सारे का अपहरण हुआ जो कि एक वीवीआईपी के रिश्तेदार थे। तो उनके अपहरण के एवज में इन्होंने जो है छोड़ा आतंकियों को, क्योंकि वो एक वीवीआईपी एक मंत्री के रैंक वाले व्यक्ति के सारे का अपहरण था। वो उसकी जांच कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जो 150 लोग मर जाते उसकी इनको चिंता नहीं है। दूसरा सोचिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण हुआ, एक बेटी थी ना, मर जाती कोई बात नहीं, एक ही आदमी का, तब इन्होंने उसमें आतंकियों को छोड़ा।
और लगातार इन आतंकियों को जेल में बिना सही तरीके से, क्योंकि इनकी सरकार नहीं किसी न किसी गठबंधन में कश्मीर के अंदर, तो जो इनकी पॉलिसी है आतंकियों के बारे में, वो पॉलिसी आज तक इन्होंने जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के बारे में नहीं बताई। और आज भी जब किश्तवाड़ के अंदर 100 दुकानें और 150 हिंदू घरों को जला दिया गया है, सुबह 9 बजे की घटना है। ऐसी मस्जिद के अंदर ये दुर्घटना हुई है जहां पर वहां के गृह मंत्री खुद नमाज पढ़ रहे थे, उसकी इनको कोई जानकारी नहीं है। और उसकी जो कार्रवाई है वो शाम को 6 या 7 बजे हुई है, और वो भी फ्लैग मार्च आर्मी कमांडर के वहां पहुंचने के बाद। तो ये तो हालात है। और जब बात आती है बीजेपी के समय में ये हुआ, तो मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ कि जो कुछ इन्होंने गिनवाया वो सही है, लेकिन उस सब के बीच में जो इन्होंने नहीं गिनवाया वो मैं गिनवाना चाहती हूँ कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक, यानी जो जैसे अगर आपको याद हो महाभारत के अंदर भी जब श्री कृष्ण के ऊपर वो 100 गाली देते हैं, तो वो कहते हैं इसको अभी गाली देने का शिशुपाल को चलने दो, कोई बात की गाली देना छोड़। लेकिन जब फाइनल गाली होती है तो उसके बाद उसका बंद किया जाता है। उसी प्रकार ऑपरेशन जो है पराक्रम एनडीए की सरकार ने लागू किया, और ऑपरेशन पराक्रम के माध्यम से 5 लाख जवान वहां बैठे 2001 के अंदर। उस तक के रहते हुए जब हमारी लड़ाकू जहाज पानी में उतर गए और पाकिस्तानी कोस्ट पे पहुंच गए, और उन्होंने जो एयरस्पेस था पाकिस्तान का जो वो बंद कर दिया, उस प्रेशर पे रहते कहीं जाकर मुशर्रफ ने 2001 में ये माना कि उनकी जमीन इस्तेमाल हो रही है आतंकी हमलों के लिए। उसी व्यक्ति ने 2002 में ये माना कि हम अपनी जमीन को गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2003 में उस व्यक्ति ने जो खुद कारगिल में और तमाम जगह शामिल था, सीज फायर का अग्रीमेंट साइन किया 2003 में, और उसके रहते 2003 से आज तक वहां पर जो है दुर्घटनाएं और जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो कम हुई। लेकिन 2009 में इनके प्रधानमंत्री रहते, तो वो भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन आज के समय में मुझे थोड़ी हिचक होती है ये कहते हुए, तो मैं कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे उनको ज्यादा बेहतर तरीके से कहूंगी। 2009 में शर्मा शेख में जाकर ये व्यक्ति कहते हैं कि खुद जो है ये पाकिस्तान खुद इसके यहाँ पे भी आतंकवाद है, और ये खुद आतंकवाद का जो है आतंकवाद के हमले यहाँ हो रहे हैं, तो इससे आपको इस सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिए। ये क्लीन चिट देने वाले ये जो है कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, आपके पॉइंट्स ले लिए मीनाक्षी जी, लेकिन मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ये आरोप एग्जैक्टली कांग्रेस प्रवक्ताओं ने 3 दिन पहले भी लगाए थे। आपने एग्जैक्टली इनका यही रिप्लाई उस वक्त भी दिया था। शक्ति सिंह गोयल जी, आज की बात करिए। चलिए, एनडीए ने अगर गलती की तो की, वो बात पीछे चली गई, उसमें कहीं ना कहीं सभी दलों की सहमति थी, जो फैसले उस वक्त दिए गए, ये तर्क मीनाक्षी लेखी जी ने दिया। लेकिन आज क्या यूपीए 2 सरकार ये साहस दिखाएगी कि पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कराने के लिए अमेरिका से या यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात करे? देखिए, जब भी कांग्रेस की अगुवाई में सरकार चली है, हमने राष्ट्र के हित को सबसे आगे रखा है, और ये कांग्रेस की ही अगुवाई वाली इंदिरा जी की सरकार थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी उन्होंने ही किए थे। और जो भी राष्ट्र के हित में होगा, हम इसके नाम पे कभी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हमने कभी आतंकवाद के नाम पे वोट नहीं बटोरे हैं, वो भाजपा काम करती है। अगर पाकिस्तान से कुछ भी नुकसान देश को होता है तो उसके जिम्मेवारी पाकिस्तान की है। वो एंटनी जी का जो बयान है वो अपने आप में हर सवाल का जवाब दे देता है। क्या बात कर रहे हैं गोयल साहब, उनको 24 घंटे के अंदर अपने बयान को बदलना पड़ा। 24 घंटे पहले वो एक बात कह रहे थे देश के रक्षा मंत्री, और 24 घंटे बाद दूसरी बात कह रहे हैं। एक लाइन की परमिशन दीजिए मेरे को। बिल्कुल दीपक जी, और इसके लिए दीपक जी, कोई भी राष्ट्र का रक्षा मंत्री जब हाउस में बोलता है, आप हाउस चालू है उसी वक्त मांगते हो, उनसे भी हमारे सैन्य के मुखिया जब जाते हैं वहां से जाके कुछ बात लेके आते हैं,
ऑन हैंड आपके पास कुछ चीज होती है, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन आती है, तो जरूर उन्होंने हाउस को अवगत किया रहा। शक्ति सिंह जी, आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि सरकार कैसे चलती है, इंफॉर्मेशन कैसे आती है। एक सही जवाब देने की कोशिश की। और आतंकवाद की जो बात करते हैं दीपक जी, आतंकवाद की जो बात करते हैं, मेरे हाथ में, मैं आपको ये स्कैन करके कैग का रिपोर्ट भेजूंगा, जिसकी लीडरशिप में आज बीजेपी आगे बढ़ने का ख्वाब देखती है। उस गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में कैग ने लिखा है। बीजेपी के लिए तो दिल्ली में कैग कहता है तो भगवान ने कह दिया। उस कैग ने लिखा है कि पाकिस्तान की इस बॉर्डर पे गुजरात आया है और गुजरात के पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसे दिए गए थे, उससे लग्जरी कारें खरीदी गई है। बंदूक है पुलिस के पास, पर गोलियां नहीं है। बोट खरीदने के लिए पैसे दिए, कोस्टल गार्ड सिक्योरिटी के लिए। उस बोट को चलाने वाले की भर्ती चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में फाइल रहने से नहीं हुई। और बॉम्बे में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके लिए जो बोट उठाई गई, वो गुजरात के सी कोस्ट से पोरबंदर की बोट उठाई गई थी। जिस आतंकवाद से लड़ने की बीजेपी बात करती है, उनके टेन्योर में जितने हमले इस देश पे हुए हैं, चाहे वो रघुनाथ मंदिर हो, चाहे लाल किला हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे अक्षरधाम हो, ये सारी चीजें उनके वक्त में हुई थी। हमने कभी आतंकवाद के नाम पे राजनीति नहीं की है। और ये गिनाने की बात नहीं है। 26/11 आपके वक्त हुआ था। मीनाक्षी जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। अगर आतंकवाद के खिलाफ अगर हमारे दुश्मन देशों के खिलाफ लड़ना है, इनका जरा वॉल्यूम कम करिए, राजनीति करना, इनका वॉल्यूम कम कीजिए। इस तरीके से बहस नहीं हो सकती। शक्ति जी, कौन कमजोर होता है? शक्ति सिंह जी, एक बार सुन लेते हैं मीनाक्षी लेखी को। आपकी तो वोट बैंक मजबूत हो जाएगी, पर आखिर नुकसान हमारे देश को होता है। क्या बात है ये। इन्होंने जब इंदिरा गांधी का नाम गिनाया तो एक हादसा मैं भी गिनाना चाहती हूँ कि जो जीत हुई वो भारत की सेनाओं की जीत थी, ना कि इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी को तो पॉलिटिकल एग्रीमेंट और सेटलमेंट करना था, और उस पॉलिटिकल सेटलमेंट को ये भुट्टो के साथ अचीव नहीं कर पाई, जबकि 90,000 सैनिकों को भारत के सैनिक पकड़ के लाए थे पाकिस्तान से, और उनको वापस हैंडओवर कर दिया गया बिना एग्रीमेंट, बिना सिग्नेचर के, जो कि वाजपेयी जी के समय पर सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को इन्होंने दिया। उनको कबाब बिरयानी खिलाने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर समझौता लाहौर में हुआ, उसको एक बार देख लीजिए, मेरे पास कॉपी है। आप मेरे को बोलने दीजिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। और वो अगर पोरबंदर से बोट उठाई थी तो कोस्ट गार्ड किसके नीचे काम करते हैं? गुजरात सरकार के नीचे काम करते हैं। अब गुजरात सरकार के नीचे काम करते हैं। एक बार देख लीजिए। आप कटवा के आए थे, आप लोग बाद कारगिल हुआ था। सबसे बड़ा खिलवाड़ लाहौर ट्रीटी को देख लीजिए। और आपके पास नहीं है तो थोड़ा स्टडी कर लीजिए। वो करने वाली बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार थी। अच्छा, एक एक करके शक्ति भाई, एक एक करके, मीनाक्षी एक एक करके। बिल्कुल, इनको कहिए जब मैं बोलूं ये चुप रहे, क्योंकि मैं चुप थी जब ये बोल रहे। दीपक जी, इन्होंने 90,000 जो सैनिक छोड़े, रही थी वो 90,000 सैनिकों को इन्होंने हैंडओवर कर दिया बिना भुट्टो से एग्रीमेंट करवाए। दूसरी बात, जब बात हुई और जितने लोग आए जो जम्मू कश्मीर और ये तमाम चीजें जो गिनवा रहे थे, सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो भारत के अंदर नेहरू के समय में हुई है, या उसके बाद 90 से 96 के समय में हुई है, जब ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद की विषय है। लगातार भारत के अंदर कमजोर सरकारें बने, ऐसी वहां की नीति और नियति चल रही है। और उसी के रहते आज भी जो भारत की नीति है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आपके गृह मंत्री हो, आपने हाफिज सईद को नहीं पकड़वाया ना। आपने कहा कि पोरबंदर से जो है इन्होंने बोट उठाई थी, तो पोरबंदर से जो बोट उठाई थी उन्होंने हाथ में कलावे भी पहने हुए थे। और हाथ में कलावे इसलिए पहने थे क्योंकि आपके यहाँ कुछ दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं जो इसको हिंदू आतंकवाद की घटना बताने को आतुर बैठे हैं, इसलिए। और वो शुक्र है कि कसाब जिंदा रह गया, नहीं तो आप तो इसको हिंदू आतंकवाद बता देते। और समझौता एक्सप्रेस, जहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और आईएसआई ने ये करवाया है, सीआईए की इन्वेस्टिगेशन है, वहां जाकर भारत की सरकार उनको छुड़वा के लाई है। जिस तरीके की ब्लैकमेल सरकार के साथ हो रही है वो दिखती है,
क्योंकि ये सब कनेक्शन जाके दुबई और तमाम जगह मिलते हैं। आप आज तक दाऊद इब्राहिम को हैंडओवर नहीं करवा पाए, आपने आज तक उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करवाया। हाफिज सईद के मामले पर आप चुप हैं। 26/11 के कुकर्मियों को हम भारत लाएंगे, सजा देंगे, कहां गए भाई? और जब डेविड हेडले जैसे लोग बयान देते हैं, वही डेविड हेडले का बयान है कि इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटर थी, उस पर आप पॉलिटिक्स करते हैं, घटिया राजनीति आप करते हैं। और देश के साथ घटिया राजनीति नहीं बल्कि जवाब देना होगा, बहुत आगे जा रही है। जी जी बिल्कुल, शक्ति जी जवाब दीजिए, फिर मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बहस को हाफिज सईद पर भी आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम अपने पास्ट में अटके हुए हैं। शक्ति जी, आपका समय होता है जवाब का। हाँ, मैं 2 बात याद करवाना चाहता हूं। मीनाक्षी जी कह रहे हैं दाऊद का, तो क्या आप जब सरकार में बैठे थे तो आपका कोई दाऊद से राखी का रिलेशन था? आप नहीं पकड़वा रहे थे उसको? बात करना बहुत आसान है, अपने गिरबान में भी देखना होगा। महाराष्ट्र पुलिस को आप धन्यवाद नहीं करती हो कि एक कसाब को जान पे खेल के महाराष्ट्र की पुलिस ने उसको जिंदा पकड़ा, नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ, पाकिस्तान को हम बैकफुट पे रख पाए और बहुत सारी चीजें उससे उबाल पाए। और क्या करता है गुजरात में? छोटे मोटे क्रिमिनल्स को, आतंकवादी थे, मोदी को मारने आ रहे थे करके फिर छोटे मोटे में मार के अपनी वोट बैंक आप मजबूत करते हो। इससे देश को नुकसान होता है। क्यों आप अभी बीच में आ गई? क्योंकि ये सच है। और आप जिसकी बात करते हो, आप हमारे यहां के ऑफिसर्स की बात नहीं, आप दाऊद हेडली पे विश्वास करती हो कि हेडली जो बोलता है वो आपके लिए भगवान का कहा हुआ है। नहीं, आपका यहां का इंटेलिजेंस, आपकी आपके गुजरात के 2 आईपीएस ऑफिसर, आपका गुजरात का मैजिस्ट्रेट तमांग, वो कहते हैं इशरत जहां में जो, उस पे आपको विश्वास नहीं है। आपको आतंकवादी हेडली ने कहा था, वो आपके लिए सबसे बड़ा प्रमाण हो गया। क्या ये बीजेपी है? अच्छा, एक सवाल आपसे, मीनाक्षी जी आपकी अनुमति से एक सवाल, मुझे एक्सपर्ट के पास भी जाना है। शक्ति सिंह गोयल जी, एजेंसी पे विश्वास नहीं है। अगर यही नुसरत आपने अगर इस संविधान को मान के हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी की नजर से आप नहीं देखोगे तो देश का नुकसान है। अच्छा, शक्ति सिंह गोयल जी, तो मजबूत हो जाएगी। क्या इशरत जहां एक आतंकवादी थी या एक इनोसेंट लड़की? मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या इशरत जहां एक आतंकवादी थी या इनोसेंट लड़की? जी और मनमोहन सिंह जी की अगुवाई वाली ये सरकार राष्ट्र के हित में जो होगा वो जरूर करेगी। आज की पोजीशन में आपकी तरह झुक झुक के मुशर्रफ को सलाम करने वाली हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हमें हम सीना तान के हमारी अगुवाई वाली सरकार इस सेना की जो भी राय होगी उसके साथ खड़ी रहेगी। ये हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी है। और आपकी आगरा में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देख ली है कि शक्ति सिंह गोयल जी मुशर्रफ को बुला के मुजरा किया गया था। क्या ये फॉरेन पॉलिसी थी आपकी पाकिस्तान के लिए? और आज आपका बदल गया चेहरा भी, बात भी बदल गई क्या? मेरा सीधा सवाल है, क्या इशरत जहां एक इनोसेंट लड़की थी आतंकवादी? और आईबी की रिपोर्ट गलत है, एफबीआई की रिपोर्ट गलत है, डेविड हेडले गलत है, सिर्फ ये सही है। और एनएचआरसी की रिपोर्ट गलत है। जरूर मानता हूं कि तमाम की रिपोर्ट है। सीबीआई ने एक 3 ऑफिसर्स ने बैठ के 3 अफसर में, एक तो मोदी की गवर्नमेंट की चॉइस का अफसर था, तीनों ने मिलकर रिपोर्ट दी थी कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। मैं कहता हूं जिस तरह से जान पे खेल के वहां की महाराष्ट्र की पुलिस ने कसाब को पकड़ा, देश को कितना फायदा हुआ। अगर आपके मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, उनकी पुलिस अच्छी थी, तो क्या करना चाहिए था आपको? आपकी कस्टडी में थे, इसके तो आप मना नहीं कर सकते हो। और आखिर में कसाब को फांसी जुडिशरी ने दी। चलिए मैं इस बहस को रोकता हूं, मुझे आगे ले जाना है। हम विषय पर बहुत भटक चुके हैं। दीपक एक लाइन अलाउ कर दो। चलिए मीनाक्षी जी, एक लाइन आपकी। इन्होंने क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस को इतने बड़े बड़े मेडल दिए जो देने चाहिए, वही महाराष्ट्र की पुलिस है एटीएस में जिसने मालेगांव ब्लास्ट में 2006 और 4 के मुलजिमों को पकड़ा, उसको इन्होंने छोड़ दिया। और उसी मालेगांव एटीएस की इन्होंने जो है री इन्वेस्टिगेशन कराई सीबीआई से, जिसने वो तथ्य सही पाए उसको भी इन्होंने खारिज किया और फिर एनआईए
एनआईए को वो मामले सौंपे। घटिया किस्म की राजनीति इस देश में देश की सिक्योरिटी को लेकर चल रही है और वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है। चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, लेकिन एक एक राउंड शक्ति सिंह जी, एक एक राउंड एक्सपर्ट के साथ हो जाए। वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं क्योंकि ये बहस एक फॉरवर्ड लुकिंग बहस थी कि पाकिस्तान के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। सबसे पहले शीतल, क्या आपको लगता है कि इस माहौल के अंदर, क्योंकि पिछले 24 घंटे से यह खबर लगातार आ रही है कि हो सकता है नवाज शरीफ से मनमोहन सिंह सितंबर में यूएनजीए में ना मिले, क्या इसकी कोई संभावना दिखती है आपको? जिस तरह का दबाव सईद के कम से कम आज के स्टैंड के बाद दीपक, जिस तरह का दबाव हम देख रहे हैं और अभी पिछले कई रोज से हम ये बहस देख रहे हैं, कल भी हमने देखा जिस तरह से आपस में सर फुटअव्वल चल रही है सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, और जिसका पूरा फायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, और वो बयान भी इस तरह के दे रहे हैं। कल भी हमने इस तरह का बयान सुना कि इन लोगों में आपस में ही एका नहीं है, तो और जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है पार्टी पर, यूपीए पर, मुझे लगता है कि दबाव के अंदर आकर कहीं उन्हें बैक ट्रैक ना करना पड़े। लेकिन दोनों देशों के पक्ष में और दोनों के आपसी संबंध के पक्ष में और कॉम्पोजिट डायलॉग के मद्देनजर मुझे लगता नहीं है कि यह हितकारी होगा भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए भी। हम बात करते हैं कि अमेरिका ने टॉक्स रद्द कर दिए पुतिन के साथ, रशिया के साथ, लेकिन अमेरिका और रशिया के परिप्रेक्ष्य अलग है और हमारे अलग हैं। मेरा एक सवाल तयाल साहब से मैं पूछना चाहूंगी। तयाल साहब, हम जो यहाँ अपने देश में देख रहे हैं सर फुटअव्वल, दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, और इस सब के बीच में ये भी दबाव डाला जा रहा है कि टॉक्स ना हो पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, हाफिज सईद एक सच्चाई है, एक रियलिटी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तर्क संगत होगा कि पाकिस्तान के साथ हम बिल्कुल बात ही ना करें, नए प्रधानमंत्री जो आए उनके साथ हम अगले महीने मुलाकात ही ना करें? मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक तो जितने हमारे राजनीतिज्ञ हैं, मैंने बहुत लोगों से डील किया है, सब बहुत देशभक्त हैं, सब बहुत देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि जब बाहर से हमें कोई आंख दिखा रहा है, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, तो हम लोग एक स्वर से बोलें। और मैं ये जरूर समझता हूं कि हमें इतनी गंभीरता है, इतना कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलें और बातचीत कर लें, और इसके लिए जो इस समय सरकार में है उनको थोड़ा सा आगे आना चाहिए और विपक्ष के लोगों से सबसे अच्छी तरह ठीक से बात करके एक कॉमन पोजीशन दुनिया के आगे प्रेजेंट करनी चाहिए। नहीं तो हम अपना पक्ष अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। इन हालात में हमारे लिए क्या ऑप्शन है? क्या हमें पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बातचीत स्टॉल कर देनी चाहिए? क्या हम वो अफोर्ड कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकतें की हैं, लेकिन क्या ये तर्कसंगत होगा? दो ट्रैक पॉलिसी करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में दो इस समय शक्तियां हैं। कुछ तो भारत के साथ कुछ अकोमोडेशन करना चाहती हैं, कुछ बातचीत करना चाहती हैं, कुछ उसको पीस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहती हैं, और कुछ शक्तियां हैं जो उसके बिल्कुल विमुख हैं और भारत के ऊपर हमला करना चाहती हैं और भारत को जितना नुकसान पहुंचा सकती हैं उतना कोशिश कर रहे हैं। तो बात तो हमें करनी चाहिए जरूर। जो शक्तियां हैं जो भारत के साथ कुछ आगे बढ़ाना चाहती है, मैत्री का हाथ, पर जो दूसरी शक्तियां हैं उनको किसी तरह हमको अटैक करने की भी कुछ थोड़ी सी कैपेसिटी होनी चाहिए। अटैक करने की, क्योंकि हमारी इतना देश इतना कमजोर क्यों है कि बार बार हमारे ऊपर हमला होता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते जो दूसरे लोग हैं जो हमारे ऊपर। बिल्कुल लाख टके का पॉइंट उठाया, अटैक करने की हमारी कुव्वत होनी चाहिए। क्या हाफिज सईद जो खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घूम रहा है उस पर कोई ऑपरेशन हो सकता है? एक फिल्म भी देख ली सिंह साहब हमने हाल ही में, डी डे, किस तरह से वहां पाकिस्तान के अंदर अंडर कवर ऑपरेटर्स जाते हैं, एक ऑपरेशन करके आते हैं। क्या भारत ओसामा बिन लादेन जैसा कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता पाकिस्तान में, जो लोग खुलेआम धमकी देते हैं? सिंह साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप पटना से? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल सीधा है कि ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में अहमदाबाद में किया, क्या हाफिज सईद पर वैसा ऑपरेशन भारत नहीं कर सकता? क्या भारत इसके लिए इक्विप नहीं है? देखिए, ये किसने कहा कि क्षमता नहीं है? ये बिल्कुल पॉलिटिकल विल की कमी नहीं है, यहां तो पॉलिटिकल कॉम्प्लिसिटी है। और एम्बेसडर साहब ने कहा कि कुछ एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं हाफिज सईद को। मैं आपको बता दूं कि एजेंसियां नहीं सपोर्ट कर रही हैं। एम्बेसडर साहब को मालूम होगा कि हाल फिलहाल में पंजाब सूबे ने अपने बजट में हाफिज सईद के जमायतुल दावा को अपने बजट से 61 मिलियन
रुपीस उन्होंने एलोकेट किया है इस करंट फिस्कल ईयर के लिए। तो देखिए वो क्या है कि वो जो इर्रेगुलर्स है, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो पाकिस्तान मिलिट्री का वो बिल्कुल हिस्सा बन चुके हैं। और ये आपने अभी सुना होगा कि जो बयान आए हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो ओरिजिनल ड्राफ्ट था। वो तो कहिए कि उनको मीडिया और बाकी पॉलिटिशियंस का इतना दबाव आया कि उनको अपनी बयान बदलनी पड़ी। लेकिन मुझे मालूम है क्या प्रोसेस हुई है इसके पीछे। वो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। और अगर स्लिप ऑफ टंग भी था तो एक रक्षा मंत्री के लिए वो माफ करने लायक नहीं है। बात रही हफीज सईद की, हफीज सईद आप देखेंगे कि यहां से हुर्रियत के लीडर्स को वीसा दिया गया, वो जाके हफीज सईद से मिलते हैं। उसके बाद आपके यासीन मलिक जाते हैं और वो शेयर करते हैं हफीज सईद के साथ स्टेज, और उनको कोई गिरफ्तार नहीं करता है। तो मैं क्या मानूं कि क्या यहां के कुछ पॉलिटिशियंस कॉम्प्लिसिट हैं? कोई बात है जिसके कारण ये हफीज सईद से डरते हैं? और क्या देखिए, ये जब से ये टेररिज्म शुरू हुआ है, हमने इसको एक कुछ सालों के बाद उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स के नजरिए से देखने शुरू कर दिया है। और आपने अपने होम ग्रोन टेरर का एम्पलीट्यूड इतना एग्जैजरेट करके पेश किया है कि आज आप अगर कोई भी कार्रवाई करेंगे तो उसको पॉलिटिकल बायस के नजरिए से देखा जाएगा। बड़ा पॉइंट उठाया सिंह साहब, बड़ा पॉइंट उठाया है। प्रॉक्सी उस आपने बड़ा पॉइंट उठाया और उस पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा शक्ति सिंह गोयल का। शक्ति सिंह गोयल जी, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को लगता है कि आप लोगों ने पॉलिटिसाइज इस तरह से कर दिया है घर में उपजे आतंकवाद को कि अभी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, आतंकवाद मुद्दा नहीं रहा है, इसके पीछे भी राजनीतिक होने लगती है, चाहे वो हमने बटला हाउस में देखी हो या किसी और मुद्दे पर देखी हो या दिग्विजय सिंह के बयानों में देखी हो। देखिए, कोई इंडिविजुअल का ओपिनियन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ बात भी उठ सकती है। यूपीए को मेरा एक सीधा सवाल है, जयपुर कन्वेंशन जहां पर आप मौजूद थे शक्ति सिंह गोयल जी, वहां देश के गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस आतंक की ट्रेनिंग देते हैं। बाद में जब संसद नहीं चली तो इस बयान पर उनको खेद जताना पड़ा। ये इंडिविजुअल बयान नहीं था, देश के गृह मंत्री का बयान था कांग्रेस के सबसे बड़े मंच पर। इसकी क्या सफाई है आपके पास? अगर वो बम बनाते हैं तो गिरफ्तार कीजिए राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी सबको। नहीं दीपक जी, जो चलते हैं उसमें एजेंसी गिरफ्तार भी करती है। और मैं तो ये मानता हूं कि फासिज्म किसी भी हालत में हो, मजहब का कोई कलर नहीं होता है, कोई भगवा आतंकवाद, ब्लैक आतंकवाद नहीं। आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। और मैं मानता हूं कोई भी आतंकवाद को पनाह देता है या उकसाता है, कोई आतंकवादी पाकिस्तान से आया हुआ ये नहीं देखता है कि इस मजहब का वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है या उसकी गोली चलती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसको हिंदुस्तानी को मारना है। आतंकवादी मानवता का दुश्मन है। और अगर उसी लाइन पे मैं खुद हिंदू हूं, मेरे मजहब में भी कोई अगर आतंकवाद को पनाह देता है, मुझे वो कतई मंजूर नहीं है, मेरा मजहब इसकी मंजूरी नहीं देता है। तो अगर कि कहीं कोई किस्से में ऐसा होता है तो मैं मानता हूं हमें भी, हम दूसरों पे जो उम्मीद रखते हैं, हमें भी अपने आप में, अपने गिरबान में झांक के हमें भी क्लियर करना है हमारे वहां भी कोई कमजोरी है तो। पर पाकिस्तान, पूरा देश पूरी दुनिया देखती है कि आतंकवाद को पनाह भी देता है और यहां पे ये सब कुछ होता है। पूरे देश को एक होके पॉलिटिकल वोट बैंक राजनीति से ऊपर उठ के, किसी का ख्वाब होता है पावर में आना, प्रधानमंत्री बनना, पर इसके लिए अपनी सभी उम्मीदों, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नेशनल इंटरेस्ट को रख के सोचना होगा। और मैं मानता हूं मेरी पार्टी की जहां टॉप लीडरशिप की बात है, मैंने अंदरूनी मीटिंगों में देखा है कि उनके जज्बात बहुत क्लियर है कि राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, उससे ऊपर देश का हित और नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र की नीति, वो राजनीति से ऊपर रखते हैं। और मैं मानता हूं हम आज पावर में है, हमने पहल भी की है, ऑल पार्टी मीटिंग्स भी बुलाई, और जो बातें हुई होंगी अंदर, मैं मानता हूं उसके बाद जो पार्लियामेंट में भी हुआ, संतुष्टि मेन ऑपोजिशन ने भी दिखाई। मैं मानता हूं ये मेजोरिटी दोनों ओर से नहीं,
पूरे राष्ट्र की ओर से चलिए, मेरा एक सवाल आपसे, मेरा एक सवाल, उसके बाद मुझे मीनाक्षी के पास जाना पड़ेगा। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जरूरी भी है। शक्ति सिंह गोयल जी, कल हमारे इसी कार्यक्रम में तारिक अजीम, जो कि पाकिस्तान की नवाज शरीफ के पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके थिंक टैंक हैं, उनके सबसे नजदीकी सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि जैसे हाफिज सईद हमारे यहां आपके लिए जहर उगलता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक उसी तरह के नरेंद्र मोदी हैं जो वहां पर बैठकर पाकिस्तान या दूसरे लोगों के लिए जहर उगलते हैं। और उन्होंने गुजरात दंगों की बात कहते हुए हाफिज सईद की तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी। आपके हिसाब से क्या जायज था वो? मैं मानता हूं, देखिए, हम सब राजनेताओं की भी एक जिम्मेवारी बनती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त पे कहा इफ यू कांट प्रोटेक्ट योर सिटीजन्स क्विट, वाजपेयी जी को उधर आके कहना पड़ा कि आप अपना राजधर्म निभाओ। मैं मानता हूं, चाहे कोई भी राजनेता हो, हमारे हिंदुस्तान में हमारी राजनीति किसी और को कहने का मौका ना मिले, हमारी छोटी भूल दूसरे की बड़ी गलती को कहीं सहारा ना मिले, ये देखना हमारी भी जिम्मेवारी है। पर किसी दुश्मन देश के नेता ने क्या कहा मेरे देश के किसी भी नेता का, उसके साथ मैं मानता हूं कि मैं सहमत भी नहीं होऊंगा। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट और वाजपेयी जी ने कहा था, अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, उस नेता का मॉरल ये होता है कि मॉरली अपने आप के अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। पर जो बात हो रही है वहां मॉरल एंड मोदी नेवर ट्रैवल टुगेदर, मैं उम्मीद नहीं करता हूं। पर मैं इसके साथ ये भी जरूर कहता हूं कि हमें बड़ी जिम्मेवारी के साथ, क्योंकि ये देश हमारा जिस संविधान की हम कसम खाते हैं वो सेक्युलर प्रिएम्बल में लिखा हुआ है और उससे आगे ट्रैवल करना मैं मानता हूं हमारे देश के हित में नहीं, हां किसी इंडिविजुअल के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित में जरूर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले मीनाक्षी लेखी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मीनाक्षी लेखी जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोरल एंड मोदी कैन नॉट गो टुगेदर, ये कहना है कि नैतिकता और मोदी कभी साथ साथ नहीं चल सकते। कांग्रेस के नेता विपक्ष रहे गुजरात विधानसभा के शक्ति सिंह गोयल का आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यही अभी लोकायुक्त का लेटर दीपक जी दिखा देना, यही साजिश है। और यही साजिश मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब शक्ति सिंह जी कुछ बोलते हैं तो आधी बात बोलते हैं, आधी लाइन खा जाते हैं। कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि राजधर्म निभाने का समय है, और उनकी अगली लाइन थी और नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। इस तरीके का नहीं मीनाक्षी जी, अब ये तो मैं अटल जी के बगल में मौजूद था, ये तो ना कहिए कि वो, ये तो ना कहिए मीनाक्षी लेखी जी, मैं आप वहां नहीं थी, मैं अटल जी के बगल में मौजूद था। ये रिकॉर्डेड स्पीच है, रिकॉर्डेड स्पीच नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दीपक जी मीनाक्षी लेखी जी, मैं आपको पूरी बाइट सुनवा सकता हूँ, मैं खुद वहां पे मौजूद था आपके साथ, और आप उसको देखिए। अटल जी ने कहा था, मैं चाहूंगी, मैं वो बाइट सुनना भी चाहूंगी, मैं आपको कल सुनाऊंगा और इसी पर बहस करूंगा, और शक्ति सिंह गोयल जी को सुनाऊंगा। सुनना भी चाहूंगी और सुनाना भी चाहूंगी। सबने देखा है, सभी चैनलों पे चला था, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग मिल सकती है उसकी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगली और मेरी इंफॉर्मेशन और जो यूट्यूब पे मौजूद वही कर रहे हैं, और जिस बात को लोग खा जाते हैं, जो लोग इस सिचुएशन को जानते हैं, राइट्स, अगली लाइन अटल जी की नहीं थी, अगली लाइन नरेंद्र मोदी की थी, और उन्होंने बहुत खिसिया कर कहा था कि सर वही तो कर रहा हूं। मुझे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी याद हैं। आपने अच्छा हुआ मेरी मेमोरी ताजा कर दी, क्योंकि मैं अटल जी के प्लेन में ही ट्रेवल कर रहा था उस दिन। नहीं, प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, ये भाषण है जी, ये भाषण नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं फिर बता दूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जब दिन भर का दौरा करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो लाइव गई थी सब जगह। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रही हूं, वो लाइव थी और यूट्यूब पे आज भी मौजूद है, आप उसको चेक कीजिए। चलिए ठीक है, मैं चेक करूंगा। लेकिन शक्ति सिंह गोयल जी, आप क्या जानते हैं? वाजपेयी जी ने ये नहीं कहा था कि तुम वही कर रहे हो। दूसरी चीज, अभी मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। 25 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात के अंदर
जिसमें से 7 में ऐसे हमले हुए, ऐसे राइट्स हुए। दिल्ली के अंदर 3,500 सिख नहीं मारे गए, उससे पहले मुरादाबाद, हाशिमपुरा, मेरठ, भागलपुर, कहीं सीधा रोड, आसाम 2012 का मीनाक्षी जी का आप राइट्स का इतिहास देखिए। राइट्स को क्यों जोड़ रही हो आप? अरे किसी राइट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रमाणित नहीं किया है कि यू कांट प्रोटेक्ट योर सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट का दुनिया भर के राइट्स को गुजरात के साथ कंपेयर नहीं कर सकती हो। आप हर चैनल पे, हर डिस्कशन में आप दूसरे राइट्स को साथ ले आती हो और गुजरात के राइट्स को जस्टिफाई करना चाहती हो। आपको ये समझना होगा, अगर कहीं आप चुप हो जाए तो मैं जवाब दूं। राइट्स जहां पर भी हुए वहां किसी सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना पड़ा, शक्ति सिंह जी, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को नहीं कहना पड़ा। आप क्यों इसके साथ जोड़ रहे हो? आज जो बहस है उसके ऊपर आ जाइए ताकि एक्सपर्ट्स भी कुछ अपनी बात कर पाए, वरना आपकी एक फिक्स कैसेट है, आप बचाओगी कि कहां क्या हुआ राइटिंग में, पर ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर। शक्ति जी उनको भी बोलने दीजिए। आप अगर चुप होंगे तो मैं जवाब दूंगी। और दीपक, मैं यहाँ ये इनका एक तरफ का भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। बिल्कुल अगर मुझे जवाब नहीं देने का मौका मिलेगा मैं उठ के जा रही हूँ। बिल्कुल चुप है वो, बिल्कुल चुप है। ये समय मेरा जवाब देने का था, अब मेरे को पूरा टाइम चाहिए ताकि मैं पूरी बात कह सकूं। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, सुन रहे हैं सब। सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन शर्म इस बात की है कि इस देश में इससे ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन आज तक कोई टिप्पणी नहीं हुई किसी मुख्यमंत्री के लिए या प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे भयानक दंगे गुजरात के अंदर अगर हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार में हुए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पे जितने बुरे राइट्स इस देश के हैं, अरे हाँ, यही तो तकलीफ है। 34% हिंदू मरे तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो गया, जहां पे 3500 सिर्फ दिल्ली के अंदर सरदार मरे, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था। ये तकलीफ है इस देश की। इस देश में सही लोग, जहां पे 67 करोड़ बॉफर्स का रकम मिलती है, वो लोग पकड़े नहीं जाते। 1 लाख रुपया लेने वाला बंगारू लक्ष्मण झूठे केस में अंदर जाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है और इस दुर्भाग्य के लिए सीधे तौर पे कांग्रेस जिम्मेवार है। बात आती है हाफिज सईद की और तारिक जैसे लोगों की जबान की, जो अभी तक सही भाषण दिया उसकी कार्यवाही उल्टी होती है। कार्यवाही उल्टी इसलिए होती है क्योंकि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं चाहता कि कोई सही नेता इस देश को चलाए। यहां पर निकम्मे नेता इस देश को चलाते रहे, देश बिकता रहे और आपकी एफडीआई और इस तरीके की तमाम पॉलिसीज देश में लागू होती रहे, जहां पर 61 रुपए 62 रुपए का $1 हो जाए ताकि बनाना रिपब्लिक बनती रहे। और वही बनाने के लिए कांग्रेस जैसे लोग ही इस देश की सरकार चलाएं या घटिया कोएलिशन बने जिसके तहत सरकारें चलती रहे, कमजोर सरकारें चलती रही। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और उसी के तहत ये सब प्रकरण हो रहा है। और अगर आप लोगों से मेरे को उम्मीद नहीं है कि आप लोग इसके विषय में कुछ करेंगे, क्योंकि आपके खुद के हाथ पैर बंधे हुए, जैसे पटना से एक एक्सपर्ट ने बोला कि आप लोग कंप्लिसिट हैं। जब विषय आता है समझौता का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, CIA की रिपोर्ट है, आप पाकिस्तान को जाके क्लीन चिट दे के आते हैं। जब बात आती है 26/11 की, आज तक आप हाफिज सईद को नहीं ला पाए, लेकिन आप बातचीत करेंगे। आपके जो सैनिक हैं सर धड़ से अलग करके उनको भेज दिया जाता है। आप अगले दिन क्रिकेट मैच के लिए जो दाऊद इब्राहिम का संधि है उसको आप मियादाद को देश भर का वो दे देते हैं वीजा, और वो वीजा पाकिस्तान के, वैसे वीजा की आपको एक पॉलिसी बता दूं, यहां का गृह मंत्रालय का अप्रूवल के बिना वहां से वीजा नहीं मिलता, ये इंटरनल बात है। लेकिन यानी यहां के लोग मिले हुए थे मियादाद को वीजा देकर यहां लाने के लिए, और जिसके ऊपर पूरा डॉजियर तैयार है कि किस तरीके से वो दाऊद का बिजनेस वहां चलाते हैं। ये सरकार से उम्मीद रखना कि वो देश हित में कुछ करेगी, और जब जब बात आती है वो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज लोग बैठे हैं, और इस बात का मुझे सबसे ज्यादा दुख है। शक्ति सिंह जी, बड़ा क्विक रिप्लाई, क्योंकि मुझे शो क्लोज करना है, वरना ये अनंत काल तक चलता रहेगा। और जब नहीं, दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें खोल के
घुमा रही थी और गुजरात राइट्स को जस्टिफाई करना चाहती थी मीनाक्षी जी, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इंदिरा जी को ये कहा गया था, आईबी की रिपोर्ट थी कि आपकी सिक्योरिटी में सिख को मत रखो। उन्होंने कहा था कि मजहब के नाम में मैं किसी को अलग नहीं कर सकती हूं, यही रहेंगे। और गुजरात में अपनी सिक्योरिटी तो छोड़ो, 182 में से एक मुसलमान को टिकट भी मोदी नहीं देते हैं। कौन डिवाइड कर रहा है इस देश को? मजहब के नाम पे कौन बांट रहा है इस देश को? आप कच्छ से सिख भाइयों को जो किसान है, बरसों से रहते थे, कौन सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां से उसको दखल अंदाज किया? बरसों से जो किसान थे, क्या सिख माइनॉरिटी में है? आपकी वोट बैंक आपको चाहिए, इसलिए उनको भी दखल अंदाज करो। क्रिश्चियन की हालत ये करो, ये राजनीति आप करते हो, देश डूबता है। आपने ऑल पार्टी को बुलाया, आपकी पार्टी का जो स्टैंड था उसको माफ कीजिएगा, इस बहस को हम फिर आगे ले जाएंगे। अगर आप दोनों आने को राजी हैं, मैं कल फिर डिस्कशन कर सकता हूँ, वो कैसे भी चला सकता हूँ जो गुजरात में हुई। दीपक करेंगे आप दोनों डिस्कस। दीपक लेट मी जस्ट पॉइंट आउट वन थिंग। होम मिनिस्ट्री एक एफिडेविट दाखिल करती है 2006 में इशरत के मामले में। वही आतंकवाद पे मोदी क्या करते हैं, 2011 के अंदर वो एफिडेविट बदल जाता है, 2009 में वो एफिडेविट बदल जाता है। सेंट्रल से झूठे लोग हैं, मॉडर्नाइजेशन फोर्स सब पैसे झूठे लोग हैं, नहीं होते हैं। अरे इंटेंशनली बॉर्डर खुली छोड़ी जाती है ताकि आतंकवादी आए। कुछ लोग भारत के अपने आसपास मजबूत चिल्ला रहे, मोदी सलामत रहे, हिंदुस्तानी मरे, और वोट बैंक की आतंकवाद पे राजनीति, ये बीजेपी का काम है। मैं कैग का रिपोर्ट आपके आके दिखाऊंगा आपके चैनल पे, मुझे और मोदी जी को। चलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा, मैं इससे आगे नहीं जाता, लेकिन आप दोनों को प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप गुजरात सेंट्रिक डिबेट करना चाहते हैं, मैं आप दोनों को आमंत्रित करता हूं। कल 8 बजे हम फिर यही मिल सकते हैं। बोलिए मीनाक्षी जी, बोलिए शक्ति सिंह जी। अक्षरधाम आतंकवादी के हवाले कर दूं ताकि वहां आतंकवादी हमला हो, यूपीए को गाली दूं। शक्ति सिंह जी यही रुकते हैं। कल यूपीए कमजोर है और मेरी वोट बैंक मजबूत हो जाए, ये राजनीति है। कल आप दिल्ली नहीं होंगे, उनको नौतरा दीजिए। मैं टोपी के रिपोर्ट में क्या पहनना, टोपी पहनाना, कैंपेनर्स, तमाम लोग। एक मिनट, दोनों कमिट कर रहे हैं, आप 8 बजे होंगे। जी शक्ति सिंह जी आप होंगे। सॉरी दीपक जी, मैं तो आप कहो कब आना है? कल रात 8 बजे फिर इसी मंच पर। आप दोनों होंगे सिर्फ, और कोई नहीं? बिल्कुल मैं आऊंगा। चलिए ठीक है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे मोदी जी। हम दोनों ही रहेंगे और मैं आपको कुछ पन्ने दे दूंगा, आप उसको स्कैन करके आपके टीवी के स्क्रीन पे बताना कि गुजरात में इंटेंशनली मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स नहीं किया गया है। ये मेरा आक्षेप नहीं है, कैग ने अपने रिपोर्ट में लिख के दिया है। चलिए सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। मीनाक्षी जी, कल रात 8 बजे तय हुआ, फिर घटनाएं घटनी चाहिए। आज हम हाफिज सईद पर चले थे, पहुंच गए नरेंद्र मोदी पर, चलता रहे। बिल्कुल, क्योंकि हम हाफिज सईद पर चले थे, नरेंद्र मोदी पर। 200 करोड़ हवाला का पैसा महाराष्ट्र से गुजरात भेजा जा रहा था, जो पकड़ा गया, निकाला गया है, वो मोदी की वजह से निकाला गया है। मैं पूरी डिटेल्स और पेपर्स लेके आऊंगा। झूठ के लिए चलिए, मुझे अब यही रुकना होगा, माफ कीजिए, रुकना यही होगा। हमारी देश की राजनीति ऐसी है कि चले थे हम बहस करने हाफिज सईद पर, लेकिन रुके अंततः मोदी पर आकर। इसलिए वादा करते हैं कि कल फिर होगी बड़ी बहस, सिर्फ गुजरात नरेंद्र मोदी और गुजरात के मॉडल पर, जिस पर मौजूद होंगे शक्ति सिंह गोहिल और मीनाक्षी लेखी जी। गुजरात पर महाबहस आप कल देखिएगा जरूर, रात 8 बजे ठीक इसी समय इसी जगह पर। लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है।